देखें वो डीलर है, उसने पहले भी कभी उसकी इज़्ज़त बेची तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। पहले भी झूठ बोल के गया था, डील करके गया था, डील करके वापस आ गया। उसको पता है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लोग उससे नफ़रत करते हैं, इसलिए आज तक बताए ना तलाश से गुमशुदा है। आपके सामने आकर के 10 सवालों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊँगा। आए तो सही ना किसी दिन। ये कि परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है आईएलएफ के नायब सदर हैं, उन्होंने वो जो है ना चतराल से मार्च करना शुरू होंगे 9 तारीख का जलसे के अगले दिन जो है ना उन्होंने कॉल दे रखी है। क्या इसमें पार्टी क़यादत इन दोनों आईएसएफ और आईएलएफ का साथ देगी? लोकल जो एमएनएस एमपीएस हैं वो अपने बंदों को इनके साथ शामिल करेंगे या नहीं? पहली बात तो ये है कि इन लोगों को पता है कि इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है। अब ये कठपुतली ये नवाज़ शरीफ की तो आपको पता है खबरें और निसाब में पढ़ाया जाता है कि कैसे करप्ट लीडर होते हैं। जो हैं ये अब फिर वापस जाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको समझ आ गई है कि लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। यास्मीन राशिद जो एक जेल में पड़ी हुई खातून है, उससे जिस तरह बुरी तरह ये हारे हैं, पटन की रिपोर्ट आप पढ़ लें, आप सबको पता है। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है कि इस मुल्क में लोग इनसे नफ़रत करते हैं। हो गया हो जाए 8 सितंबर वाले जलसे में, और हम आखिरी हाथ तक जाएंगे, और हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सांसें हैं, वो हम अपने मुर्शिद इमरान खान के नाम करते बजाय हैं। इस बात के कि इसको हम अप्रिशिएट करें एक पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि अगर हमारी लड़ाई है किसी भी पीएमएलएन के साथ या किसी के साथ, तो वो घर की लड़ाई किया है, हमारे लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कम से कम भी 12 से 15 लाख अफराद हमारे प्रैक्टिकली बेरोजगार हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, इस पे आप सारे दोस्तों को आवाज़ उठानी चाहिए। आजकल जिस तरह एक इश्तिहार गुमशुदा चल रहा है कि नवाज शरीफ गायब हो गया है। भाई इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सब्जेक्ट आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपसे महव गुफ्तगू हूँ 2-3 बातों के हवाले से। पहली बात तो ये है कि आज इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है कि जलसा के हवाले से, 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह होगा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। आपने माज़ी करीब में 1 महीना पहले आपने देख लिया जो सवाबी का जलसा हुआ। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उसको कंपैरिज़न किया जाए तो नवाज़ शरीफ ने जितना करोड़ों रुपए लगा के पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वोट को इज़्ज़त दो का नारा फेंक के बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा करके जिस अंदाज से वो आया लाहौर में, बंदे ही कोई नहीं थे। आपने देख लिया किस तरह के लोग लाए गए और किस अंदाज में उसके लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई। मगर उसके बावजूद इमरान खान उसका चीफ गेस्ट नहीं था। यानी हम लोग जो कि पीटीआई के वर्कर्स हैं, हम सारे उसके गेस्ट स्पीकर्स थे। हम लोग इसको जलसा कर रहे थे, तो इतना बड़ा जलसा हुआ। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। और रीमा बाजी ने भी वो पैगाम दे दिया। हम लोगों ने भी परसों जो हमारी मुलाकात हुई थी, उस हवाले से भी हमने पैगाम दे दिया पूरी कौम को कि इमरान खान का पैगाम है कि पूरे लोग निकलें, वर्कर्स निकलें, हमारे कारकुनान निकलें, कौम निकले। एक भरपूर जलसे में शिरकत करनी चाहिए और ये रिलीज़ इमरान खान और महंगाई के ख़िलाफ़ ये जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये भरपूर कामयाब एक जलसा होगा। दूसरी बात, आजकल जिस तरह इश्तिहार गुमशुदा चल रहा है कि नवाज़ शरीफ गायब हो गया है। भाई इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सब्जेक्ट आए या पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ आज भी इमरान खान है। ख़ाह उसका कोई मुखालिफ बात करें या उसकी हिमायत में बात करें, तो इमरान खान आज भी अपना मौक़िफ़ देता है। ये अलग बात है कि उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही और मीडिया से बात करना चाहते हैं, रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं। मगर मैं ये सवाल करता हूँ कि वो जो कहा करते थे कि मियाँ जदूँ आएगा लग पता जाएगा, कौम को लग तो पता गया है। आज बिजली के बिल नहीं देने के काबिल, आज लोग 2 वक़्त की रोटी खाने के काबिल नहीं है, गैस का बिल देने के काबिल नहीं है, किराए देने के काबिल नहीं है, आमदनी के ज़राए ख़त्म कर दिए। और सबसे बढ़कर वो अज़मा बुखारी ने जैसे कहा कि फाइबर वाल, तो ये जो फायरवाल लगाई है, तो इसके नतीजे में आज जो लाखों की तादाद में जो सेल्फ फाइनेंस बेस पे हमारा जो नौजवान काम कर रहा था, उसका जितना बड़ा लॉस इन्होंने कर दिया है। जिसमें कोई भी हमारा जो यूथ है, जो काम कर रहा था, उसका गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं थी। वो जो अपने तय मेहनत कर रहा था, फिर जो कॉमर्स से रिलेटेड जिनके भी कोई इश्यूज़ थे, वो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा लॉस किया है इन्होंने, इतना बड़ा नुकसान किया है, हमारे लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। कम से कम भी 12 से 15 लाख अफराद हमारे प्रैक्टिकली बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, इस पे आप सारे दोस्तों को आवाज़ उठानी चाहिए। इन कठपुतलियों के ख़िलाफ़ पूरे एहतजाज में हर जगह शिरकत करनी चाहिए। फिर आप देखें कि जिस तरह एक पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा एज़ाज़ है कि इमरान खान आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेट होने जा रहे हैं पाकिस्तान के पहले, आप कह सकते हो, चांसलर के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ये पाकिस्तानियों के लिए इतना बड़ा एज़ाज़ है। मगर वो कठपुतली, वो बेईमान और डिसऑनेस्ट लोग जो कि स्पॉन्सर्ड हैं पीएमएलएन के, वो जाकर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े काबिल अफ़सोस बात है। इनको पाकिस्तानियों के होने पे भी इनको शर्म नहीं आई
कि एक पाकिस्तान का अगर नाम रोशन हो रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे पहले ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो चांसलर 7 साल रह चुके हैं। और आपको याद है और सबको पता है कि जब उनको चांसलर की ऑफ़र की गई तो उन्होंने शर्त रखी। उनकी शर्त मानी नहीं, शर्त ये रखी इमरान खान ने कि जनाब मैं उस शर्त पे मैं ये मानूँगा, आपके चांसलर एक्सेप्ट करूँगा कि जब मुझे इसकी एफ़िलिएशन पाकिस्तान में देंगे। उन्होंने कहा ये तो हमने आज तक किसी मुल्क में नहीं दी, हम ये कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा फिर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा आपकी ऑफ़र। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो उसकी बात मानी, वो एक्सेप्ट की, और उसके एक्सेप्ट के नतीजे में आज नवल यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उनको वो जो डिग्री मिलती है, वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान के एक हमारे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, जो इंटरनेशनल फ़ेम की शख्सियत हैं, इमरान खान को अगर ये ओहदा मिलता है, तो ये वो पाकिस्तान के लिए एक मकाम है, एक रुतबा है, एक रिस्पेक्ट है। और शायद इस ज़रिए से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी यूथ को कोई उसका फ़ायदा हो। बजाय इस बात के कि इसको हम एप्रिशिएट करें एक पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि अगर हमारी लड़ाई है किसी भी पीएमएलएन के साथ या किसी के साथ, तो वो घर की लड़ाई है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की हरकतें करना, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश आप कह सकते हैं। बहरहाल खैर उनसे अच्छाई की तवक्को नहीं हो सकती। अब वो सुना है कि वो नवाज़ शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं जी इलाज के लिए। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा इलाज कभी ख़त्म भी होगा। यहाँ तो तुम्हारे प्लेटलेट्स गिर गए थे, यहाँ तो तुम मरने वाले हुए थे, और तरनल्ला साहब ने कहा था जी क्या गारंटी है कि एक दिन वो या 2 दिन भी ज़िंदा रह पाएगा, इसलिए आज ही उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। लेकिन जहाज़ पे बैठते ही हट्टे-कट्टे हो गए। वहाँ एवन फी डिपार्टमेंट जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वहाँ बनाए हुए हैं अपने लिए, वो आज भी जो उसकी कोई सबूत और रसीदें नहीं जमा करा सके। आपको याद होगा ये बड़ी बातें करते हैं पनामा लीक्स की। इन्होंने खुद हुसैन नवाज़ ने आकर कहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और मरीम नवाज़ इसकी बेनिफिशियल ओनर है। और वो ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियल ओनर हैं, हम ट्रस्टी हैं, जो भी उन्होंने बात की थी। फिर नवाज़ शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हम उसकी रसीदें दे देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कतरी ख़त ले आए। फिर कतरी ख़त के बाद आज तक ये मुअम्मा बना हुआ है कि ये है किसके, और जो वहाँ 35 साल 40 साल से रह रहे हैं, तो शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि भई आप बता दो किसके, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये किसके हैं। तो वो कोई जिन्नों के हैं या कोई भूतों के हैं या उसका कतरी मालिक है, कौन मालिक है आखिर बता ही दें, आज ही बता दें। ये मनी लॉन्ड्रर जो हैं, ये अब फिर वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ गई है कि लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। यास्मीन राशिद जो एक जेल में पड़ी हुई खातून है, उससे जिस तरह बुरी तरह ये हारे हैं, पटन की रिपोर्ट आप पढ़ लें, आप सबको पता है। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है कि इस मुल्क में लोग इनसे नफ़रत करते हैं। ये किसी मार्केट में, किसी गली मोहल्ले में इनको कहें कि जाकर ज़रा देख लें, आपको लग पता जाएगा। और वो देखें वहाँ जो बरी में हुआ, तस्वीरें लगा दी इनकी। जब तस्वीरें लगाई, लोगों ने गुस्सा निकाला, तो हमारे वर्कर्स के खिलाफ जाकर के 780 के पर्चे कर दिए। भाई जब तुमसे लोग नफ़रत करते हैं, पब्लिक नफ़रत करती है, तो इसमें हमारा पीटीआई वालों का क्या कसूर है? तो हमारे खिलाफ क्यों आप, हमारे वर्कर्स के खिलाफ आप एक्शन लेना शुरू हो गए हो? तो ये सारी बातें शो करती हैं कि इस वक्त मुल्क में ना जमहूरियत है, ना इसमें कानून की रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, और आइन पहले से पामाल हो चुका है। और इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालने की जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं, आपने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जजेस की तादाद बढ़ाना, और उसके साथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोशिश करना, और इस करप्ट सिस्टम को चलाने के लिए काजी साहब की मौजूदगी उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो ये जो कुछ करने जा रहे हैं, ये वो हरकतें हैं कि जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और आज जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी में हो रहा है, कच्चे के इलाके में हो रहा है, वो सब आपने देख लिया है। और उसके मुकाबले में जिस तरह की पॉलिसियाँ ये लोग बना रहे हैं, ये सिवाय इस मुल्क को डुबाने के खुदा न खास्ता और कोई अच्छाई की इनसे तवक्को नहीं है। आज भी वक्त है, मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूँ कि इन जैसे कठपुतलियों को, इन जैसे बोने लोगों को, इन जैसे रिजेक्टेड लोगों को जो आपने कौम पे मुसल्लत किया है, ये एक अजाब की सूरत में आपने नाजिल किया है, और लोग इस अजाब से अब तंग आ चुके हैं। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि वो सड़कों पे निकलें। कल आपने देख लिया पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल हुई है, यूटिलिटी स्टोर्स के लोग गए हैं, ताजर गए हैं, डी चौक में बहुत बड़ा धरना हुआ है। और इसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि आज भी मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाना हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो ट्रू सेंस में इलेक्टेड लोग हैं, उनके हवाले हुकूमत की जाए। 2 मिनट के लिए बात करेंगे। और हम ईया का नाबदो व ईया का नस्ताइन। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, टाइगर्स हैं, और इस आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के एक नामवर वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लीडर भी हैं। और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये कारकुन के साथ उस तरीके से प्यार और मोहब्बत की लीडरशिप हमें दे रही है जिस तरीके से ये अपनी आल औलाद को दे रही हैं। और आज जो हमारा आने वाला जो 8 सितंबर का जलसा है, उसके हवाले से मैं अपने दोस्तों को मैसेज दे रहा हूँ कि हमारी पूरी लीडरशिप मुतफिक है और मुतहिद भी है इसमें। और आप लोगों ने जिस तरीके से पीछे
22 अगस्त वाला हमारा जलसा मुलतवी हुआ है और उसमें आप लोग निकले हैं। आप लोगों ने उससे बढ़कर जोड़कर जोड़ निकलना है, इसलिए कि जब बंदा 2 साल मेहनत करता है, ये हमारी 2 साल की मेहनत है और ये हमारा टेस्ट है। तो अगर हम इसमें फेल हो गए तो हम आगे कैसे, जो फाइनल में जाके हम कैसे पास होंगे? तो लिहाजा मैं अपने नौजवानों को, अपने वर्करों को, ये मेरी खुदारा अपील है कि आप इस तरीके से निकलें कि दुनिया में ये रिकॉर्ड कायम हो जाए 8 सितंबर वाले जलसे में, और हम आखिरी हद तक जाएंगे और हमारा जो सांस, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सांसें हैं, वो हम अपने मुर्शद इमरान खान के नाम करते हैं। और मैं सोशल जो डिजिटल मीडिया वाले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम। सर ये बता दें कि इस टाइम डेली मेल की बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ ज़राए ये भी खबरें कह रहे थे कि 30 अरब रुपया इस हुकूमत ने मुख्तस किया है, जो इस वक्त सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये क्या वजह है कि यहाँ पे अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ तो वहाँ पे तो बड़ा एक शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है, तो कितना पैसा हुकूमत क्यों लगा रही है इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हरवाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन लोगों को पता है कि इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है। अब ये कठपुतली, ये नवाज़ शरीफ की तो आपको पता है खबरें, और निसाब में पढ़ाया जाता है कि कैसे करप्ट लीडर होते हैं। हॉलैंड की आप मिसाल आपके सामने ही है। तो जिनके नाम करप्ट लीडर्स की लिस्टों में आते हों और उनको निसाब में पढ़ाया जाता हो, तो उनको कैसे ये हज़म होगा कि इतनी बड़ी ऑनरेबल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर हो वो पाकिस्तान का इतना बड़ा पॉपुलर लीडर हो इमरान खान जैसे। ये डरते हैं। तो इसलिए आज ये अफ़वाहें नहीं हैं, इसमें यकीन मेरा ख़्याल है हमें करना चाहिए, क्योंकि इनके पास करप्शन का बेतहाशा पैसा है। तो इन्होंने करप्शन का पैसा लगाया होगा और वहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इनको आज पूरे, आप देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसको एक हवा बनाया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने। भाई उसमें इल्ज़ाम तो उसने कुछ भी नहीं लगाया, उसमें सिर्फ यही कहा है कि जी लोग कुछ एप्लीकेशनें दे रहे हैं। भाई एप्लीकेशनें जो दे रहे हैं, ये उनसे पूछें कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एफ़िलिएटेड लोग हैं, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी जो उनके साथ खड़े हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में इमरान खान के हक़ में लिखा जाता है। वो तो उनको कभी नहीं पढ़ा, ना समझ आई, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनको उठाया। और आज पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप ने ये कहा है कि उनकी आर्बिट्रेरी डिटेंशन है। उसके बारे में तो आप बकवास करते हैं कि जी देखो बाहर क्यों ये बात लिखी गई। तो यहाँ डेली मेल अगर कोई पाकिस्तानी के बारे में कोई बात ऐसी लिख रहा है और तुम उसके लिए जाकर के इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये लोग ट्रू लीडर और ऑनेस्ट लीडरशिप के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक करप्ट माफिया है। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है। और फिर ये वरासती सियासत करते हैं। क्या पूरे पंजाब में एक भी पीएमएलएन का वर्कर नहीं था जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाते? क्या एक भी इस काबिल नहीं था जिसको सगे भाई के अलावा नवाज शरीफ जो है वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाता? तो यहाँ से आप देख लें, ये मरूसियत है। इन्होंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है। ये सियासत नहीं है, ये सियासत के नाम पे एक दाग और धब्बा है, और ये मनी लॉन्डर है। इन्होंने पैसा कमाना है और बाहर ले जाना है। अच्छा सर, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वोट को इज्जत दो का नारा अपनाती है, दूसरी तरफ 30 दिसंबर 2022 को एक दफ़ा बलदियाती इंतखाबात से भाग चुकी है हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर। अब दोबारा जब बलदियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के अनाउंस हुए, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया, तो एक बिल पार्लियामेंट के अंदर लेके आ गए और दोबारा से बलदियाती इंतखाबात से भागने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से इस्लामाबाद के जो तीनों हल्कों में बलदियाती इंतखाबात 2 दफ़ा नहीं हो सके, इस हवाले से क्या कहेंगे, हुकूमत क्यों भागना चाह रही है? देखिए, उनको पता है, आपके सामने है, हम तीनों एमएनए यहाँ जीत के बैठे हुए हैं, तीनों सीटें ये हारे हुए हैं, इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है, अभी दोबारा ये हार जाएंगे बुरी तरह। अब इसके अंदर दो बेईमानी की है इन्होंने। एक तो यह है कि इलेक्शन का इल्तवा का जरिया और बहाना इनको मिल गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 20 तारीख यानी 3 दिन दिए थे नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के, और एक्सटेंशन दे दी 8 दिन के लिए इस दौरान, ताकि ये कोई बिल ले आएँ और उसको पास करा लें। अब एक तो ये इल्तवा का जरिया बन गए। दूसरा, इनके अंदर बेईमानी ये है कि ये लोटाक्रेसी के जरिए और करप्शन का रास्ता खोलना चाहते हैं। और उसमें क्या है करप्शन के रास्ते के लिए कि ये डायरेक्ट इलेक्शन ना हो। अब ये 6 या 7 जो भी हैं वो काउंसलर बनाएंगे, फिर उसके बाद मखसूस तरीके से वो मखसूस नशिस्तें बनाई जाएंगी उनके ज़रिए, फिर उनके ज़रिए फिर जाकर चेयरमैन बनाया जाएगा, ताकि अपनी वो मैनिपुलेशन कर सकें और उसमें बेईमानी या पैसा चला सकें या लोगों को पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये लिहाजा इनकी ये बदनीयती है इस कानून को। इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो इमरान खान ने कहा है कि जो रहनुमा छुपे हुए हैं वो मंजर आम पर आएँ, गिरफ्तारियाँ दें और अपनी अदालतों से ज़मानत करवाएं। दूसरा सर, मुराद सईद के हवाले से जो केपीके के अंदर जो वर्कर हैं उनका भी मुतालबा है, और इसके अलावा बाकी लीडरशिप भी है, और जो आपकी इत्तेहादी है हामिद रज़ा साहबज़ादा, उनकी जानिब से सवाबी जलसे के अंदर ये कहा गया था कि केपीके हुकूमत मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़ दे, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो ये बहुत बड़ी नालायकी है। क्या समझते हैं कि उन रहनुमाओं को बाहर आना चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो केपीके हुकूमत है वो क्या वजह क्यों नहीं दे रही मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आना चाहिए। हमारे 2, 3, 4 वर्कर सिर्फ रह गए हैं, जो मियाँ असलम इकबाल है, ज़र है, और या मुराद सईद है। आई थिंक ये 2 हैं या 3 हैं, या कोई एक आध और हो तो मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल आना चाहिए। जहाँ तक है मुराद सईद की बात, उसका कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपको पता है कि उससे पहले भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था अरशद शरीफ के साथ। अरशद शरीफ ने भी यही खदशा ज़ाहिर किया था और
देखा आपने, उन्होंने शहादत दे के ये साबित किया कि उनकी ज़िंदगी को वाक़ई ख़तरा है। उस वक़्त के ये पीडीएम वाले उनका मज़ाक उड़ाया करते थे, आपको सब पता है। लेकिन मेरा ख़्याल है मुराद सईद को सामने ना आने की जो वजह है, वो जो बज़ाहिर यही लगती है कि पुलिस उनको चलो दे देगी या तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ ऐसी नादीदा क़ुव्वतें हैं, जो उनकी ज़ात के उनकी पर्सन के ख़िलाफ़ हैं, तो शायद उनकी ज़िंदगी को सीरियस ख़तरा है, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब ये टाइम है, उनको आना चाहिए और ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल 30 अगस्त है, जो कि आईएसएफ ने जो है ना एहतजाज की और अडयाला मार्च की जो है ना कॉल दे रखी है। और दूसरा ये कि परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है आईएलएफ के नायब सदर हैं, उन्होंने वो जो है ना चतराल से मार्च करना शुरू होंगे 9 तारीख का जलसे के अगले दिन जो है ना उन्होंने कॉल दे रखी है। क्या इसमें पार्टी क़यादत इन दोनों आईएसएफ और आईएलएफ का साथ देगी? लोकल जो एमपीएज हैं वो अपने बंदों को इनके साथ शामिल करेंगे या नहीं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर अभी हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुई कि ये अलग-अलग अपने तय करेंगे, क्योंकि अब तो हमने उनको कह दिया है कि तमाम यूथ और आईएसएफ कंसोलिडेट करे 8 सितंबर के जलसे के लिए। 8 सितंबर के जलसे के बाद हम कोई भी जो एक्टिविटी है फ़र्दर शुरू करेंगे। मुझे बाकी तफ़सीलात नहीं पता कि कल का वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और 9 से जो शुरू होने वाला मामला है, वो ज़ाहिर है उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उसमें अभी तक जब तक पार्टी कोई फ़ैसला नहीं करे, एक शख़्स के कहने पे तो हमने फ़ैसला नहीं करना ना। लेकिन पार्टी फ़ैसला करेगी इंशाल्लाह, 8 को फ़ैसला करेंगे या 9 को फ़ैसला करेंगे और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपकी पार्टी का जो है एक डेलीगेशन मुलाकात करके आए हो, फिर खबरें आई हैं कि 2 सीनेटर मांग लिए उन्होंने और इसके ऊपर सोचा भी जा रहा है। फिर दूसरे दिन जरदारी साहब पहुंच जाते हैं, उनको गवर्नर ऑफ कर दी जाती है। क्या मौलाना साहब की सियासत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है बाकी दीगर सियासी जमातों से? इसका मतलब तो ये है। देखिए, मेरा नहीं ख़्याल कि उनके पास एक बात तो तय है कि स्ट्रीट पावर है। स्ट्रीट पावर के हवाले से हमें तो हर अपोज़िशन पार्टी को हमने ऑफ़र की है कि हमारे साथ मिलें। बाकी अगर कोई बंदा जाता है, उनके साथ आता है, वो क्या चीज़ माँगते हैं, क्या नहीं माँगते, लेकिन हमारा तो उनकी तरदीद आ गई थी कि जी हमने नहीं माँगी सेनेटर की सीटें। बाकी ज़ाहिर है वो एक जहांदीदा एक ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन है और दुनियादार किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनके अपने मामलात, अपनी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें एक बात है कि इस वक़्त रिजेक्टेड लोगों के साथ जो भी जाएगा, वो खुद पब्लिक की नज़र में ज़ीरो हो जाएगा। ख़ास उसके लिए वो अगर वो पब्लिक में अपने आप को फ़ारिग करना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, तो ठीक है। अगर वो अवामी मैंडेट के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है उनकी अपनी सियासत की बक़ा भी इसमें। बलदियाती इलेक्शन में जिस तरह ये बिल लेके आए हैं, आप समझते हैं कि इससे तो करप्शन का बाजार मजीद गर्म होगा कि जो लोग मुंतखब होंगे वही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब करेंगे? ना सिर्फ वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन करेंगे, बल्कि उससे पहले 5-4 मखसूस नशिस्तें मुंतखब करेंगे, वो भी वही लोग। फिर उसके बाद फिर वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद जाकर मेयर होगा। ये सारा ना सिर्फ करप्शन और लोटाक्रेसी का ज़रिया उन्होंने खोला है, ये चूँकि खुद करप्ट लोग हैं, इन्होंने करप्शन को ही फ़रोग़ देना है। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। लगता है कि नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे? आप इसके ऊपर क्या रखते हैं? अपनी कोई चीज़ ऐसी बता दें कि नवाज शरीफ चला जाएगा या फिर उनके 5 और 10 उंगलियां के जो है स्टाम्प पेपर तैयार हो रहे हैं? देखें, वो डीलर है, उसने पहले भी कभी उसकी इज़्ज़त बेची तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। पहले भी झूठ बोल के गया था, डील करके गया था, डील करके वापस आ गया। उसको पता है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लोग उससे नफ़रत करते हैं, इसलिए आज तक बताए ना तलाश से गुमशुदा है। आपके सामने आकर के 10 सवालों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊँगा। आए तो सही ना किसी दिन। वो सामने नहीं आ सकता, वो कोई लीडर तो है नहीं। वो एक बेईमान और चोर आदमी को उठा करके लीडर बना दिया गया है, अफ़सोस से कहना पड़ता है, और वो भुगत रहा है। अगर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर होता और उसमें ज़रा-सी भी शर्म होती, तो सबसे पहले वो रिज़ाइन करे अपनी उस सीट से, जो यास्मीन राशिद की सीट है, जीती हुई सीट है। अब उसको शर्म व हया तो उसने ख़त्म कर दी है। डाकाज़नी के ज़रिए वजूद में आने वाली हुकूमतों के साथ बैठा हुआ है। अब वो क्या उससे साइन कराते हैं और क्या डीलें होती हैं, फिर डील करके भाग जाएगा। अभी वो भागना चाह रहा है, भागने की इजाज़त नहीं है उसको। अब कब इजाज़त मिलती है? जब उसके बॉसेज़ उसको इजाज़त दे देंगे, वो चला जाएगा। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जी उनसे सवाल किया गया है काशिफ अब्बासी ने कि हुकूमत कितनी देर तक नज़र आ रही है, तो उनका कहना था कि हुकूमत बहुत जल्द जो है वो वापस अपने ग्राउंड पे आ जाएगी अगर अहकामात ना माने जाए। फिर उन्होंने सवाल किया अहकामात क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं? उनके मुताबिक ये है कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पीटीआई को ख़त्म करना है, लेकिन नून लीग और पीटीआई आपस में मिले हुए हैं, वो पूरे अहकामात नहीं मान रहे। उनकी खबर के मुताबिक आप लोग नून लीग से मिले हुए हैं। फैसल वाडा किन का नुमाइंदा है? उन्हीं की बात कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, किसका नुमाइंदा है वो? पहली बात तो ये है कि वो जिनका नुमाइंदा है, वो आपको पता है, और जिनका वो नुमाइंदा है, उनके लिए वो शोशे छोड़ता रहता है। और तीसरी बात ये है कि उनसे पूछें कि आपको किसने वोट किसने दिए, जिनके खिलाफ बोलता है वो? एमक्यूएम और उसने पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने वोट आपको और किस पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक़ है? तो ये सारे कठपुतली एक कुछ हैं। इनको पता है कि पीटीआई एक वाहिद पॉपुलर पार्टी है, उसके खिलाफ जितनी इन्होंने महाज बनाए वो सारे के सारे ग्राउंड हो गए, वो ख़त्म हो गए। तो अब ये सिर्फ़ अपनी झूठी-मूठी अना रखने के लिए और अपनी बातें मार्केट में फैलाने के लिए, जो उनको एक एजेंडा या कागज़ में लिख के दिया जाता है, जाओ ये बोल दो, वो बोल देते हैं। इनके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, मेरा 7 बजे एक टॉक शो है, मैंने वहाँ भागना है।